नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास तक हमने कोशिका के अंदर कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांगों के ऊपर हम बात कर रहे थे। मतलब कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें हम कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहले पढ़े थे। कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने पढ़ा था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जिसको हमने बोला था प्रोटोप्लाज्म। प्रिय विद्यार्थियों, कोशिका की आज ये तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम कोशिका में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में प्लास्टिड या लवक, और फिर हम पढ़ेंगे आपकी जैसे गोल्जी काय के बारे में। अच्छे टॉपिक है तीनों ही, एक एक करके नोट कर लीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले टॉपिक का नाम है कोशिका। टॉपिक का नाम है कोशिका, जिसको हम सेल भी बोल रहे हैं। और हमारी जो क्लास चल रही है वो है कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांगों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कोशिका भित्ति, हाँ भाई, बहुत सी बार क्या है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा लंबे समय तक अगर कैमरे के सामने चेहरा नहीं आता है तो हल्की सी बफरिंग होने लग जाती है। तो एक बार फिर से सॉरी। हमारा टॉपिक का नाम कोशिका है और हम पढ़ रहे हैं कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग। कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कैमरा कहता है कि आप आपकी नज़रें कम से कम थोड़े समय के बाद हमसे मिलाते रहे, तो इसलिए अगर ज़्यादा समय के बाद आप हमारे से नज़र मिलाओगे तो हम आपसे नज़र हटा लेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा टॉपिक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। आज का हमारा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को प्यारे विद्यार्थियों हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। सुन रखा होगा आपने अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सूत्रकणिका, हिंदी में बोलते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम एक एक करके नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखने वाला जो वैज्ञानिक था प्यारे विद्यार्थियों, उस वैज्ञानिक का नाम था कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने देखा था उस वैज्ञानिक का नाम है कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक था कॉलिकर। प्यारे विद्यार्थियों, कीटों की रेखित पेशियों में, प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे कीट होते हैं उन कीटों की रेखित पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। रेखित पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? कॉलिकर। नोट करिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने देखा था उस वैज्ञानिक का नाम है कॉलिकर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला,
इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन ये आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया का जो वास्तविक खोजकर्ता माना गया है वो अल्टमान को माना गया है दोस्तों, अल्टमान को। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था अल्टमान। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था नाम बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया था। कहीं कहीं प्लास्ट लिख रहा है लेकिन बायोब्लास्ट सही है। ध्यान से सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, तो आंसर होगा कॉलीकर ने, कीटों की रेखित पेशियों के अंदर। राइट बात। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक खोजकर्ता कौन है। आपका जवाब होगा अल्टमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है, तो आंसर होगा सी वेंडा। सबसे ज्यादा बार ये नाम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलने वाला जो वैज्ञानिक था वो था सी वेंडा। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है या नाम दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहर की झिल्ली होती है और एक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भीतर पाई जाती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ध्यान रखना, ये बाहर की झिल्ली है, बाह्य झिल्ली है, और एक होती है इसकी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर अच्छे से देखना। प्रिय विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर यह उंगली नुमा जो उभार संरचनाएं पाई जाती है, यह आया हुआ क्वेश्चन है। आंतरिक झिल्ली पर जो उंगली नुमा उभार संरचनाएं होती है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ध्यान से सुन लीजिए, नाम को नोट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर प्यारे विद्यार्थियों ऐसे उंगली नुमा उभार संरचनाएं पाई जाती है। उंगली नुमा उभार संरचनाएं पाई जाती है, इनको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स सीधा सा नाम है। इसमें जो द्रव होता है उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए एक एक शब्द आराम से नोट कर लीजिए। हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है वो एक जूते के जैसी होती है विद्यार्थियों। जूते के जैसी आकृति इसकी होती है और बिल्कुल हम करेंगे आगे अगले पेज पर बात।
प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप व जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप व जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संख्या की बात करूं, ध्यान से सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका में एक से 50,000 तक हो सकते हैं। हां प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप इतना सा नोट कर लीजिए बात को कि प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। बिल्कुल ये राइट बात है। मतलब जो हमारी कोशिका होती है, पादप कोशिका में भी है माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिका में भी है माइटोकॉन्ड्रिया, और इनकी संख्या 1 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। नोट कर लीजिए भाई, बिल्कुल 1 से लेके 50,000 तक ये संख्या में हो सकते हैं। करो भाई आराम आराम से, चीजों को लिखते चलिए। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है, आकृति जूते के जैसी होती है, जूते के समान होती है। अब सुनो, एक चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये इसकी बाह्य झिल्ली है, और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर ये उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। बड़े ध्यान से सुनना। और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। ये अंदर क्या है? मैट्रिक्स है। इसमें अंदर क्या भरा है? मैट्रिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए पाया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है, डीएनए। प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से सुनना। डीएनए जो होता है ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। मेरे सभी दोस्त अच्छे से सुनोगे। डीएनए जो है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, गुणसूत्रों के ऊपर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से सुनो, एक लाइन बोल रहा हूं। केंद्रक के अलावा डीएनए दो जगह और देखने को मिलता है। नंबर एक, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन कोशिका के अंदर रहकर ही। अगर कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कोशिका से निकाल के बाहर रख दूं तो ये अपना जैसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना सकता। लेकिन
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर रहकर अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए के अलावा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आरएनए भी पाया जाता है और यहां पे राइबोसोम भी पाया जाता है। यह है डीएनए के अंदर की चीजें। बिल्कुल बहुत कम मात्रा में यहां पर डीएनए मौजूद रहता है। देखिए मैं जो लाइन बोलूं उसको सुनिए। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए मौजूद रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है सर। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है। खुद के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है। खुद के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता पाई जाती है। कोष्टक में हम एक शब्द लिखते हैं श्वेत जनन। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है लगभग 60% मात्रा में इस प्लाज्मा के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्षमता है कि वो अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, लेकिन कोशिका के अंदर रहकर, बाहर नहीं, कोशिका के अंदर रहकर यह अपना जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं इसको। नोट करो इस शब्द को। ये अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, भले ये नीचे है लेकिन ये मोस्ट है, आराम से नोट करिए। माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें स्वत जनन की क्षमता पाई जाती है। स्वत जनन की क्षमता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त यासी या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं एक एक पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं अगले पेज पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक शब्द सुना होगा वायवीय शोषण। शोषण वाले चैप्टर में मैंने आपको वायवीय शोषण बताया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वायवीय शोषण के दौरान वायवीय शोषण के दौरान होने वाली वायवीय शोषण के दौरान होने वाली क्रेफ चक्र की क्रिया, अच्छा शब्द है क्रेफ चक्र, इसको हम साइट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं।
साइट्रिक अम्ल चक्र। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, जीव जंतुओं में दो तरह से श्वसन होता है, एक तो वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो मेरे दोस्त, जब वायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो नंबर एक मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस चक्र, याद करिए। श्वसन की क्रिया में सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, वो ईएमपी चक्र कहा था उसको, ईएमपी चक्र, याद करिए। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र की जो क्रिया हुई थी वो कोशिका द्रव्य में हुई थी, कोशिका द्रव्य में हुई थी, याद करो। आप भूल गए हो तो अच्छी बात है। जब मैंने आपको वायवीय श्वसन पढ़ाया था तो सबसे पहले बताया था ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र जिसको हमने बोला था ईएमपी, ईएमपी चक्र। ये क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बाद दूसरे नंबर का चक्र था क्रेफ चक्र। तो क्रेफ चक्र की जो क्रिया होती है दोस्तों, क्रेफ चक्र की जो क्रिया होती है वो क्रेफ चक्र के दौरान होने वाली क्रेफ चक्र की क्रिया, क्रेफ चक्र की जो क्रिया है होने वाली क्रेफ चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। आपसे पूछेगा कि क्रेफ चक्र की क्रिया कहां होती है, तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एक अगली लाइन और, एक क्रिया और थी प्यारे विद्यार्थियों, एक क्रिया और थी, याद करो, ईटीएस चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ईटीएस चक्र की क्रिया ये भी वायवीय श्वसन में थी, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर संपन्न होती है। अब बातों को समझो प्यारे विद्यार्थियों, जो वायवीय श्वसन होता है, जैसे हमारे अंदर कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। और आपको पता है जहां वायवीय श्वसन होता है वहां पर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है। वापस सुनिए, हमारे अंदर कैसा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। हमारे अंदर कैसा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। तो जहां वायवीय श्वसन होता है वहां ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है। लेकिन ग्लूकोज टूटता है तीन चक्रों में। नंबर एक ग्लाइकोलाइसिस चक्र, नंबर दो क्रेफ चक्र और नंबर तीन ईटीएस चक्र। इन तीनों चक्रों के बाद ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं और आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो चक्र आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपसे पूछेगा क्रेफ चक्र कि भाई क्रेफ चक्र की क्रिया कहां होती है। इसकी खोज की थी हेंस क्रेप्स ने, हेंस क्रेप्स ने इसकी खोज की थी। तो क्रेफ चक्र की क्रिया तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और एक चक्र कौन सा है? ईटीएस चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये वाली जो क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर होती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत अच्छी लाइन और, जब ग्लूकोज का दहन होता है, जब ग्लूकोज टूटता है, प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज टूटता है हमारी कोशिकाओं में, दोस्तों ध्यान से सुनना, जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने पर ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो ऊर्जा होती है ना, मतलब एटीपी बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज के टूटने पर
कोशिका में क्या संचित होती है? ऊर्जा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऊर्जा है ये एटीपी के रूप में, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा बनती है, लेकिन ये ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। वापस सुनना दोस्तों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा मिलती है हमें, जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा बनती है, लेकिन जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, बता चुका हूं यार, इतना तो याद करिए। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज टूटेगा, जब ग्लूकोज का दहन होता है तो कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा संग्रहालय कहते हैं। यह है बात माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में अर्ध स्वायत्त, मतलब स्वत जनन, अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। इसके अलावा ध्यान रखना, क्रेफ चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ईटीएच चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने पर जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा यहीं संचित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो ये कोशिका है, ये केंद्रक होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मेरे दोस्त, जब ग्लूकोज टूटता है हमारी कोशिकाओं में, जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने पर जो ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाती है। ग्लूकोज के टूटने पर जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा कहां इकट्ठी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, ऊर्जा संग्रहालय बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए इसको। तो ये सभी जो सीधे मैंने आपको बताई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही। भैया इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात। चलो भाई, हाँ भाई, इसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत है, आपको गुण करेगा तो। आराम से भाई पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद हम आपको दर्शन करा देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। मिलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्त, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपको ये नजर आ रहा हो तो आराम से दिल खोल के इस चित्र को देख ले।
ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और कोई नहीं, आपको हल्का हल्का ये नजर आ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ना भाई। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ये अंदर की तरफ प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ऐसे, ये जो आकृति दिखाई दे रही है प्यारे विद्यार्थियों, इस आकृति को नाम देते हैं क्रिस्टी। ये आकृति का नाम है क्रिस्टी। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये डीएनए है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। ये बाह्य झिल्ली है, और ये अंदर जो है उंगली नुमा जो उभार संरचना है, ये आंतरिक झिल्ली है जिसको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं। ये आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है जिसको हम क्रिस्टी नाम देते हैं। हाँ, ये एक अपने बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन यहां ये देखिए संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये एफ कण होते हैं, एफ कण। चलिए एक चित्र और दिखा देता हूं, है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र अपने पास। ये तो आपकी कोशिका ही है, इसको तो थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा चित्र है, इसको फॉर आगे काम में लेंगे। ये जो आपकी कोशिका है, तो पूरा कोशिका का शानदार सा एक डायग्राम है। चलिए ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा चित्र एक अच्छी अच्छी एग्जामों के अंदर ऐसे चित्र का उपयोग किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि ऐसे देखो, जो बहुत अच्छी एग्जाम होती है ना, यूपीएससी वगैरह की, सीटेट का एग्जाम होता है, तो उनमें प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, नंबर लगा देते हैं डायग्रामों पे। पूछते हैं कि भाई ये जो नंबर है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताइए 9 नंबर पर किसकी संरचना दिखाई दे रही है। तो दोस्त 9 नंबर पर जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्त, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल आपको यदि ये चीजें समझ में आ रही हो तो मुझे बताइए कि कौन सा नंबर किस चीज को यहां दिखा रहा है। देखिए कहीं कटोरी है, कहीं क्या है, कोई कहां है, नंबर 1 पे केंद्रक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सुनो भाई बात। अब हम जो अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक और माइटोकॉन्ड्रिया का मैं आपको हिंदी में चित्र दिखाता हूं जो अपने एनसीईआरटी की किताब में है। इस चित्र को और देखिए भैया, देखो आराम से यार, दिल खोल के चीजों को देखिए। इसकी आकृति आपको जूते के जैसी दिखाई दे रही है, जूते के जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, देख लीजिए आप, फेर लीजिए भले। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जाना आपका जूता है। तो ये बाह्य झिल्ली है दोस्त, ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, ये आधात्री है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स जो मैं बोल रहा हूं, अंदर अंदर भरा होता है मैट्रिक्स। ये जो उंगली जैसी संरचना है ये क्रिस्टी है, और दोनों झिल्लियों के बीच की जगह को बोलते हैं अंतर झिल्लीय अवकाशिका। दोनों झिल्लियों के बीच जो खाली जगह होती है, जैसे ये अंदर की झिल्ली है, ये बाहर की झिल्ली है, तो दोनों झिल्लियों के बीच जो खाली जगह होती है ना, वो खाली जगह को बोलते हैं अंतर झिल्ली अवकाशिका। बस यहीं पर इकट्ठी होती है ऊर्जा मेरे दोस्त, यहीं पर इकट्ठी होती है ऊर्जा। यहां पे ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, किस रूप में, एटीपी के रूप में यहां ऊर्जा इकट्ठी रहती है, एटीपी के रूप में। साथ में यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर खुद का डीएनए भी पाया जाता है।
डीएनए के अलावा यहां पे आरएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहां पे सबसे ज्यादा लगभग 60% मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है दोस्तों। चलो भाई, चलिए अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो वो टॉपिक आपका होगा कौन सा भाई? वो टॉपिक, वापस आ जाइए हमारे मूल जगह पर, और जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आपका इस बार बहुत तगड़ा टॉपिक है एक और, प्लास्टिडिया लवक। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम होगा प्लास्टिडिया लवक। प्लास्टिड अच्छा टॉपिक है, प्लास्टिडिया लवक। मेरे दोस्त एक एक करके क्वेश्चन सुन लीजिए, प्लास्टिडिया लवक का मजा आ जाएगा। सबसे पहले प्लास्टिडिया लवक की जो खोज की है, पहला क्वेश्चन वो किया हैकेल ने। प्लास्टिडिया लवक की खोज किसने की है? हैकेल ने। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जो नाम जो दिया है ना, वो दिया था सिम्पर ने। सिम्पर ने नाम दिया था, सिम्पर ने नाम दिया है प्यारे विद्यार्थियों, और सिम्पर ने इसको क्लोरोप्लास्ट बोला था, हरित लवक। सही में सिम्पर ने जो काम किया था वो हरित लवक के ऊपर किया था। इसका एक भाग है, अभी बताऊंगा। ये तो लवक है, लवक का एक प्रकार है हरित लवक। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये तो प्लास्टिड है, ये तो इसके प्रकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे हम पढ़ेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरित लवक होता है, वो नाम सिम्पर ने ही दिया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो लाइन में लिख रहा हूं वो ये है कि प्लास्टिडिया लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत अच्छी लाइन है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिडिया लवक नहीं होता है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिडिया लवक नहीं होता है दोस्तों। अगली लाइन, लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। नंबर ध्यान रखिए भाई, डबल लेयर्स। लवक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अगली लाइन, लवक में भी, फिर लिख रहा हूं, लवक में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। लवक में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए पाया जाता है। करो भाई आराम से, एक एक करके ठंडे दिमाग से नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों अगली लाइन है, लवकों के प्रकार। प्लास्टिडिया लवक के प्रकार। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वर्णकों के आधार पर, वर्णकों के आधार पर पेड़ पौधों
की कोशिकाओं में तीन प्रकार के लवक देखे गए हैं। अगर कोई छोटा क्वेश्चन पूछे कि भाई लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो पादपों के अंदर तीन प्रकार के लवक मुख्यतः देखे गए हैं। कौन कौन से? नंबर याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए दोस्तों। तीन प्रकार के लवक पादपों में देखे गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नाम बताओ भाई, नंबर 2, नंबर 3 नाम बताओ जल्दी जल्दी से। लवकों के प्रकार, चलो भाई नाम बता देते हैं गुरुजी, नाम बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, लवक जो है तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नाम लिख रहा हूं, वर्णी लवक। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होते हैं श्वेत, प्लास्ट मतलब लवक, अवर्णी लवक। दूसरे प्रकार का जो लवक होता है दोस्त, वो होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। मेरे दोस्त ध्यान से सुन लीजिए। और तीसरे नंबर का जो लवक है वो है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। पहले हिंदी में लिख लेते हैं, हरित लवक। भैया लवक हरा ज्यादा होता है इसलिए हरा ही हरा बना दिया। इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, क्लोरोप्लास्ट नाम यह है दोस्त। पादपों के अंदर तीन प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, वर्णी लवक। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। तीन प्रकार के लवक हम पौधों के अंदर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब ध्यान से सुनना। अवर्णी लवक नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें वर्णक नहीं पाया जाता है। वर्णक नहीं पाया जाता है। अवर्णी लवकों में वर्णक नहीं पाया जाता है, वर्णक नहीं पाया जाता है। ये अवर्णी लवक कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते एक तो भूमिगत तने। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो भूमिगत तनों में, और दूसरा उदाहरण है जड़ों में। जड़ों में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी जड़ें होती है पेड़ पौधों की, उन जड़ों के अंदर लवक है। जड़ों में प्लास्टिड या लवक है, लेकिन वहां पर जो लवक पाया जाता है वो लवक होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक वहां आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, अवर्णी लवक आपको वहां देखने को मिलता है जहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता है। मुख्यतः जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पर लवक है, लेकिन अवर्णी लवक है। आंसर भूमिगत तने, जैसे आपका आलू हो गया, शकरकंद हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, उनमें लवक है, लेकिन वहां पर अवर्णी लवक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अगली बात ध्यान से सुन लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे आता है वर्णी लवक। आपको एक चीज ध्यान से सुन लीजिए। ये जो हरित लवक है ना, पहले इसको सुनो। हरित लवक
ये लवक केवल पादप के हरे भागों में देखने को मिलते हैं, हरे भागों में मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पादप का जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मुख्यतः पत्तियों में पादप का जो भाग आपको हरा दिखाई देता है मुख्यतः पत्तियों में, फिर तना भी आपको हरा मिल जाएगा। तो जहां पर आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां लवक है, लेकिन कौन सा लवक? वहां पर होगा हरित लवक। हरित नाम से ही पता चल रहा है, हरित मतलब हरी जगहों पर, लेकिन वहां पर हरित लवक आपको नहीं देगा, ऑप्शन में वो देता है क्लोरोप्लास्ट। तो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है हरित लवक। प्यारे विद्यार्थियों, इसी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, वो इसी भाग में होती है। इसका अगर हम उदाहरण लिखें हरित लवक का, तो ये हरित लवक आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा और तनों में भी देखने को मिल जाएगा। जो वायवीय तने होते हैं जो आपको बाहर मिलेंगे जमीन से, उन तनों में। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें तो जो हरित लवक होता है ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है ये। मुख्य स्थल है। प्यारे विद्यार्थियों, जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, ध्यान से सुनिए। क्लोरोफिल हरित लवक, हरित लवक के अंदर आपको पर्णहरित देखने को मिलता है। पर्णहरित पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पादपों के अंदर, पादप के जो हरे भाग है, पत्तियों की बात करिए, पत्तियों में पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, 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 और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल, पर्णहरित, पर्णहरित पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए क्या क्या चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि वायुमंडल से मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी चाहिए जो जमीन से मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल, पर्णहरित, और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का भी हो सकता है और वैसा भी प्रकाश में हो सकता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बना लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हरित लवक जो है वो केवल पादप के हरे भागों में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु मुख्यतः पाई जाती है मैग्नीशियम +2। अच्छे से नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु, जी जी जी। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक टर्म्स बड़ी दमदार है, ऐसी नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, पादपों में हमें 3 प्रकार के लवक देखने को मिलेंगे। नंबर 1, अवर्णी लवक। कहां देखने को मिलता है? भूमिगत तनों में और जड़ों के अंदर। उसके बाद हरित लवक, केवल पादप के हरे भागों में पाया जाता है हरित लवक। हरित लवक के अंदर होगा क्लोरोफिल, मतलब
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम। नोट करिए, बार बार लिखिए, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब आता है आपका वर्णी लवक। प्यारे विद्यार्थियों, वर्णी लवक जो है पौधे के रंगीन भागों में पाया जाता है। वर्णी लवक जो है पादप के रंगीन भागों में पाया जाता है। रंगीन भागों में पाया जाता है वर्णी लवक। हरे रंग में नहीं, हरे रंग में नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके उदाहरण के लिए, उदाहरण की बात करूं, जैसे आपके पुष्प हो गए, फूल, फूलों का रंग। इसके अलावा फल भित्ति, फल भित्ति से आपने देखा होगा, टमाटर है तो टमाटर का लाल रंग, मिर्ची का हरा रंग, गोभी का ऐसा रंग, उसका ऐसा रंग। तो जो आपको भाग, पादप के विभाग जो आपको रंगीन दिखाई दे रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो वहां पर आपको एक वर्णक देखने को मिलता है, उसका नाम है वर्णी लवक। हरे रंग को छोड़ देना यार, हरे रंग के लिए स्पेशली कौन जिम्मेदार है? हरित लवक। अरे भाई, हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? अलग से स्पष्ट रूप से हरित लवक जिम्मेदार। लेकिन अरे हरे रंग के अलावा तो बहुत सारे रंग है भाई, जैसे आम का पीला रंग, कैरी का हरा रंग, तो हरे रंग के लिए तो इसमें चले जाना। टमाटर का लाल रंग, तो भाई इधर आ जा। टमाटर का हरा रंग, इधर चला जा। ये जो वर्णक होते ना दोस्त, ये जो वर्णक है ये एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। जैसे टमाटर का हरा रंग था तब ये वाला लवक है उसमें, और प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही टमाटर का रंग लाल होता है तो ये वाला लवक आता है उसमें। तो मतलब जो लवक होते हैं ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। लवक एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया साहब। भाई एक भाई ध्यान से सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल इस हिस्से में होती है जहां पे हरित लवक पाया जाता है, यहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इन भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, इन भागों में नहीं होती है प्यारे विद्यार्थियों। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये बता, जैसे टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? बताइए, कौन देगा इसका जवाब? टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? जवाब दे दो भाई जल्दी जल्दी से इसका। जो भाई जानता है वो तुरंत तुरंत अपना जवाब दे दीजिए। लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से। नंबर 2, इसके बाद चुकंदर का लाल रंग बताओ किसकी वजह से है? चुकंदर का लाल रंग वर्णी लवक है इसमें, बताओ टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से? विटामिन की वजह से। विटामिन नहीं, विटामिन नहीं, विटामिन, विटामिन की वजह से, विटामिन की वजह से, विटामिन, विटामिन नी बड़ी कर दो, विटामिन, विटामिन की वजह से। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, जैसे गाजर का लाल रंग। तो भाई एक ही रंग के लिए अलग अलग वर्णक जिम्मेदार है? बिल्कुल भाई, एक ही रंग, लाल रंग के लिए देखो अलग अलग जो वर्णक है वो जिम्मेदार है। इसके बाद गाजर का लाल रंग जो है वो कैरोटीन की वजह से होता है, आपको पता है, कैरोटीन वर्णक की वजह से। बिल्कुल, तो लाल रंग के लिए अलग अलग चीज जिम्मेदार है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन वर्णक होता है, और कैरोटीन ऑप्शन में नहीं हो तो एंथ्रोसाइनिन भी लिख सकता है। एंथ्रोसाइनिन,
एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन भी लिख सकते हैं, एंथ्रोसाइनिन। प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की वजह से। बैंगनी रंग भी एंथोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन, बिल्कुल बैंगनी रंग भी। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया बात है। मिर्ची का हरा रंग, ओहो, मिर्ची का लाल रंग वो तो कैप्सिनिथ्रिन। बाकी की मिर्ची के हरे रंग के लिए आप एक बार और चेक कर लीजिए, जो लिस्ट है वो सबके लिए अलग अलग कलर दे रखा है। लाल रंग के लिए एंथ्रोसाइनिन है, गाजर का लाल रंग, और पीला रंग होता है, सॉरी, कैरोटीन की वजह से। तो कैरोटीन की वजह से तो आपको पीला रंग लिखना था। गाजर हल्की हल्की पीली हो जाती है तो वहां पे कैरोटीन आएगा पीले रंग के लिए। लाल रंग के लिए तो आपको एंथ्रोसाइनिन ही लेना है भाई, एंथ्रोसाइनिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन है बड़ा मजेदार सा। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको नोट करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको हल्की सी, वैसे आपके लेवल से बिल्कुल बाहर है, लेकिन जो अवर्णी लवक है प्यारे विद्यार्थियों, अवर्णी लवकों को आगे भी 3 भागों में बांटा है भोजन संचित आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता आलू में स्टार्च का संचित होता है, मतलब भोजन का संचय। भोजन के संचय के आधार पर, भोजन के संचय के आधार पर ये जो अवर्णी लवक है ये भी 3 प्रकार के बताए हैं। देखिए नंबर एक आपका यहां पे नाम लिखा है इन लोगों ने, एक एक शब्द लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको यहां पर हम नाम दे रहे हैं, वैसे आपका काम का है नहीं है लेकिन फिर एक तो एमियोप्लास्ट, प्लास्ट, यहां पे स्टार्च का संचय होता है, स्टार्च या मंड का संचय होता है एमियोप्लास्ट के अंदर। एमियोप्लास्ट में होता है स्टार्च का संचय। इसके बाद एक दे रखा है आपको इलियोप्लास्ट, नंबर 2 एक दे रखा है इलियोप्लास्ट। यहां पे बसा मतलब तेल का संचय, जैसे आपके बहुत सारे बीज होते हैं तो बीज का संचय होता है, उस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं इलियोप्लास्ट। नंबर तीसरा प्रकार का जो अवर्णी लवक है वो है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। यहां पर प्रोटीन का संचय होता है। अब ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, जो अवर्णी लवक होते हैं वो भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, मतलब अवर्णी लवक उन भागों में ज्यादा पाया जाता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाते, जैसे बहुत सारे बीज। तो बीजों के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो तेलीय बीज होते हैं उनमें कौन सा अवर्णी लवक पाया जाता है? इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर जिन भागों में स्टार्च मंड का संचय होता है उसको एमियोप्लास्ट। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, वैसे आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी कह रहा हूं, ये एमियोप्लास्ट है, ये इलियोप्लास्ट है, ये एल्यूरोप्लास्ट है। बस थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा पेज नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों, एक लास्ट चीज और, अगर मैं हरित लवक की संरचना देखूं तो एक चित्र में आपको लवक का दिखाना चाहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक चित्र आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक चित्र है, बहुत अच्छे से देखना, इसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, थोड़ा सा धैर्य के साथ
इसको आपको समझना है। देखिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक के ध्यान से सुनना। ये एक हरित लवक की संरचना है दोस्त। केवल आपको पता है कि हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अब हरित लवक के अंदर आपको जो मेन चीज है ना, दो चीज है। एक तो इसके अंदर होता है ग्रेनम। ग्रेनम, एक तो ये शब्द आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई। दोहरी झिल्ली तो होती है, आपको पता है हरित लवक जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। एक तो बाह्य झिल्ली होती है, एक भीतरी झिल्ली होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद रखना है कि जो भाई हमारा लवक होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो काम की चीज है ना, एक तो इसके अंदर जो आपको बता दूं मैं, खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, खुद का डीएनए पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये एक तो ये शब्द याद करो। इसके अंदर एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जो इसका तरल भाग होता है स्ट्रोमा, इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो तरह की हम देखते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो आपसे वो ये पूछेगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण, आगे हम पढ़ते हैं, दो तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती तो वो इसी में लवक में ही होती है, लेकिन लवक के कौन से भाग में? ये स्ट्रोमा के जो तरल भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो तरल भाग दिखाई देता है इसके अंदर, वो होता है स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कहां होती है? स्ट्रोमा में। कहां होती है? स्ट्रोमा में। कहां होती है? स्ट्रोमा में। ध्यान से सुन लीजिए, ये कहां देखने को मिलती है? स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। स्ट्रोमा को हिंदी में बोलते हैं पीठिका। पीठिका बोल दीजिए या स्ट्रोमा बोल दीजिए, ठीक है सर। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बंडल है, ये बंडल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये थाइलेकोइड का एक बंडल है। सुनना भाई, अच्छे से समझने इसको बात। ये किसका बंडल देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो ये बंडल सर हमको देखने को मिल रहा है, ये जो बंडल है ना, ये बंडल है ऐसे चकती जैसी संरचनाओं का जो बंडल है पटली का, ये बंडल को बोलते हैं हम थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, थाइलेकोइड का बंडल है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे एक बंडल को हम ग्रेनम बोलते हैं। और इस वाले भाग में, ग्रेमनम वाले भाग में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की ये ही दो शब्द है, 101%। ध्यान से सुन लीजिए, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, दो शब्द है, एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो तो आपको वहां देखने को, ग्रेनम। ग्रेनम प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब यह है, एक ग्रेनम में लगभग 2 से 100 थाइलेकोइड, 2 से 100 थाइलाकोइड पाए जाते हैं, थाइलेकोइड होते हैं एक ग्रेनम के अंदर लगभग 2 से 100 थाइलेकोइड। ये थाइलोकोइड मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रेनम। थाइलोकोइड मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रेनम बनाते हैं। और इसी ग्रेनम के अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? ग्रेनम के अंदर होती है प्यारे विद्यार्थियों। फिर यहां पर अगर हम एक थाइलोकोइड की बात करें तो थाइलोकोइड के किनारों पर क्वांटोसोम होते हैं। थाइलोकोइड ये एक थाइलोकोइड है। थाइलोकोइड प्यारे विद्यार्थियों, थाइलोकोइड के किनारों पर आपको देखने को मिलता है क्वांटासोम। ये होते हैं क्वांटासोम। ये आपके बहुत इंटरनली बात हो गई, क्वांटासोम। और एक क्वांटासोम के अंदर
एक क्वांटासोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं। 230 क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहां है बहुत अंदर जाकर, लगभग 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बहुत काम की चीज है ये, बहुत ज्यादा काम की चीज है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1, प्लास्टिडिया लवक। प्लास्टिडिया लवक, प्लास्टिडिया लवक बोले तो हरित लवक। हरित लवक की हम बात करें, हरित लवक केवल पादप के हरे भागों में पाया जाता है। हरित लवक केवल पादप के हरे भागों में पाया जाता है। दूसरी चीज, हरित लवक के अंदर आप जब हम चित्र देखते हैं तो 2 झिल्ली होती है, एक बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। सबसे मेन चीज है इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यहां पर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो आपको चकती चकती सी दिखाई दे रही है, चकती चकती चकती, इनको बोलते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। और प्यारे विद्यार्थियों लगभग 2 से 100 थाइलोकॉइड आपस में मिलकर एक ग्रेनम बनाएगी, एक ग्रेनम, एक ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। अच्छे से नोट कर लीजिए, आपसे 2 ही शब्द पूछेगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? स्ट्रोमा में। प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? ग्रेनम के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं एक थाइलेकोइड को देखूं तो इसके अंदर थाइलोकॉइड में होते हैं क्वांटेसोम, क्वांटासोम के अणु पाए जाते हैं, क्वांटोसोम ये। और एक क्वांटोसोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित, पर्णहरित। इसमें तो बहुत इंटरनली बात हो गई, ज्यादा घुसिए मत, आराम से इस चीज को नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब लवक बोले तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो अवर्णी लवक में आपको पढ़ा रहा था वो भोजन के संचय के लिए जिम्मेदार है, भोजनों का स्टोरेज किया जाता है अवर्णी लवकों के अंदर। और मेन चीज थी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो ये चीजें आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दोनों टॉपिक देखिए, एक एक शब्द आपसे मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा है अच्छे से नोट करते चलिए। इससे ज्यादा जिंदगी में आप कभी नहीं पढ़ सकते प्यारे विद्यार्थियों। और डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, लाइव क्लास हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो जो भी विद्यार्थी यहां पर क्लास देखता है वो डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर ले। डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाकर, डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाकर इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर कर लेना। कोशिका के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहां कराए हैं, तो जाइए और अपना टेस्ट कर लीजिए कि आप कितना सीख पाए हो। अपने नोट्स कोशिश करें कि खुद बनाए, पीडीएफ मैं भी भेज रहा हूं, लेकिन चीजों को खुद लिखिए और भी मजा आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही क्लासों को देखते रहे, अच्छे से देखिए। ये तो जिंदगी है दोस्तों, ये तो चलती रहेगी। आराम से क्लासों को देखिए। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।